नमस्कार। एआरबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है और अचानक हुए घटनाक्रम के बाद वहां की पीएम शेख हसीना को इस्तीफा देकर पलायन करना पड़ा। कई दिनों से चल रहे आरक्षण विरोधी हिंसक आंदोलन के सहारे ऐसा चक्रव्यूह रचा गया कि शेख हसीना को आखिर तक इसका अंदाजा नहीं हो पाया। अब गुस्से से भरी भीड़ पीएम आवास में घुस गई है। तब अचानक सेना प्रमुख ने उनको देश छोड़ने का मशवरा दिया और जाने से पहले इस्तीफा ले लिया। शेख हसीना को भारत समर्थक माना जाता रहा है और उनके जाने के बाद सेना ने कमान अपने हाथ में संभाल ली है। ऐसे माहौल में भारत के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा और दूसरी ओर बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव के चलते भारत को अब ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। हसीना की अवामी लीग को मोटे तौर पर भारत समर्थक माना जाता रहा है। भारत ने हसीना कहने पर बांग्लादेश में बहुत तगड़ा निवेश किया है। दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने के लिए महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी, रेल, सड़क, ऊर्जा परियोजनाओं पर लंबे समय से काम कर रहे थे। क्षेत्र और जल बंटवारे पर जो समस्याएं हैं उन पर भारत और बांग्लादेश मिलकर लगातार काम कर रहे थे। अब उनका क्या हश्र होगा ये देखने वाली बात होगी। शेख हसीना अगरतला होते हुए गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंची हैं और बताते हैं लंदन में अपने घर चली जाएंगी। वे देश छोड़ने से पहले टीवी पर बयान देना चाहती थी, लेकिन सेना ने उनको ऐसा नहीं करने दिया। उनके जाने के बाद भी हिंसक आंदोलन थमा नहीं है और भीड़ संसद में घुस गई है। कई मंत्रियों के घरों में आग लगा दी गई है, मारपीट की जा रही है। भारत सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन उनसे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। The pressure and the demonstrations were mounting, and clearly the government there was under pressure. Then the army, which is a very powerful institution in that country, must have also stepped in some way to, if it is true that she has resigned, and that they must have told her that, look, things are very bad, and we cannot, for example, guarantee your safety or something like that. So obviously, if this has happened, then it's a major event, political event in Bangladesh, because we are now going to see some kind of a new government, and what kind of government we don't know, whether it will be caretaker government or whether it will be and another leader from the same party. The Awami League has a majority in parliament, and I don't know whether they are going to, who will then become PM. So there are various possibilities here now, but I doubt if it is. We can look forward to, I think, I would say, a period of instability, uncertainty, which is bad for the country, and which is also not good for the region. And so India will be watching very carefully what is going to happen. I think it's a very sad development, especially in the direction which Bangladesh was going towards development, and it has now gone into anarchy, is extremely unfortunate. And as immediate neighbors, India should be concerned about its own strategic interests, because Sheikh Hasina was offering a stable government, and we've had long-standing ties with Bangladesh. And just so that it doesn't, enter in an anarchical phase like we're seeing in Pakistan, we're hoping that in some way this could be resolved. The kind of violence we've been seeing, this kind of student protest that has escalated to so many deaths happening, it is an unfortunate development, and I'm hoping the Foreign Minister and the Prime Minister would in some way ensure that Indians are safeguarded there, their interests are safeguarded there, and our strategic interests in no way are compromised. तो किस तरीके से देखते हैं आप बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है उनका कहना है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अब इस्तीफा दे दिया है, जो अंतरिम सरकार है वही अब देश चलाएगी। अगर ये खबर सही है तो ये एक सैड डेवलपमेंट है। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी वहाँ पर चल रही थी, जिस तरीके से वो सरकार डेवलपमेंट की तरफ चल रही थी, वो अब एनार्की की तरफ बढ़ रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने दिन से हिंसक घटनाएं हो रही थी, स्टूडेंट प्रोटेस्ट बढ़कर इतनी हत्याएं हो चुकी हैं और एक अस्थिरता का माहौल बन गया है। इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वहाँ पे हैं, इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग एलाई रहा है। तो कहीं ना कहीं केंद्र मंत्री जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी तरीके से एक स्टेबिलिटी लाएंगे, क्योंकि वो रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास करके हमारे नेबरहुड में इस तरीके की अस्थिरता देश के लिए भी हानिकारक है।
बहुत दुख का बात है। आज जैसा बांग्लादेश में कुछ दिन पहले से जो घटना एक एक करके घट रही है, बहुत सारा लोगों का मृत्यु भी हो गया है, बहुत सारा छात्र लोग, जो भी है वो बांग्लादेश का इशू है। लेकिन आज बांग्लादेश से सुना है मीडिया के मार्फत कि बांग्लादेश से शेख हसीना जी हमारा देश में आ गया है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा ही एक नेता है जिसका नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है, पूरा देश सुरक्षित है। इसलिए तो जो शेख हसीना जी, उसको लगा कि भारत में आया, क्योंकि भारत गणतांत्रिक देश है और भारत में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जो देश चल रहा है वो यहाँ पे सुरक्षित है, इसलिए यहाँ पे आए हैं। इसलिए हम लोगों को भी गर्व लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में भारत सुरक्षित है, तो दूसरा देश से लोग भी शेख हसीना जी आज इस सिचुएशन में भारत के ऊपर ही आस्था रखा। बहुत ही दुख का बात है। देखिए, ये बांग्लादेश का सिचुएशन है, बांग्लादेश के इश्यूज है, इसलिए मुझे ये बात नहीं करना चाहिए। ये वो देश का इंटरनल इशू है। लेकिन जो भी हो रहा है पूरा देश में, हमारे पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश का एक भाषा का बोलिए, आप कल्चर का बोलिए, बहुत सारा आदान प्रदान दोनों साइड से ही होते हैं। बहुत सारा लोग जाते हैं, कलाकार भी जाते हैं, फिल्म होते हैं, बहुत सारा कुछ यहाँ से होते हैं। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश नॉर्मल जो जगह है उससे वापस आए और सब जो छात्र लोग हैं वो शांति में रहे और देश को आगे बढ़ने दे। First of all, he said he set up a committee, right? So let's see what the committee comes up with. If there is any illegalities must be punished. But when people have lost their lives, whatever the background may be, the circumstances of their losses have to be taken into account with some human compassion when it comes to compensation and so on. But I don't want to prejudge a finding here. At the moment, honestly, I've just been there, as you know, on the weekend. The focus of everybody is on seeing what we can do about the devastation, treating the survivors, giving help psychologically to those who need it, and then continuing to look for bodies. It's a very, very difficult, tragic, painful situation. And on the illegality side, I'm not encouraging or condoning anything illegal. Whatever illegality has been found must be acted against. But right now, human lives are what we are uppermost. এখানে সবথেকে সেন্সিটিভ হচ্ছে ছাত্র ওখানে বসা। আমি জানি না ছাত্রদের সাথে আরো কারা ছিল, তাদের কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হয়েছে। আমরা পুলিশ, আমাদের লোকবল সবকিছু দিয়ে চেষ্টা করেছি। যেদিন ছাত্ররা এই অগ্নিসন্ত্রাস যখন শুরু হলো, জ্বালাও পোড়া শুরু হলো, তারা আন্দোলনকারীদের কাছ থেকে তারা বললো যে এর সঙ্গে আমরা জড়িত না, আর এটাকে আমরা কন্ডেম করি, এটা আমরা চাই না। তারা যখন সরে এসেছে, আমি সেই সময় আমরা আর্মি নামিয়েছি। আমি কিন্তু তার আগে আর্মি নামাইনি। আমাদের অনেকেই বলতে চেষ্টা করে ছাত্রদের বিরুদ্ধে আর্মি নামানো। আমি রাজনীতি করে, ছাত্র রাজনীতি করে এসেছি। ওই ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে সেনাবাহিনী শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজ চালিয়ে যাবে এবং আপনাদের সবার দায়িত্ব, ছাত্রদের দায়িত্ব, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক কর্মীদের দায়িত্ব হচ্ছে সেনাবাহিনীকে সাহায্য করা। এবং আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদেরকে এই যে একটু আমাদের সাহায্য করেন, সুতরাং আমরা তাহলে এই পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ সহজেই নিয়ে আসতে পারব। না, যদি জিনিসটা শান্ত হয়ে যায় তাহলে আর কারফিউর কোনো প্রয়োজন নাই, কোনো জরুরি অবস্থার প্রয়োজন নাই, কোনো কারফিউর প্রয়োজন নাই, কোনো গোলাগুলির প্রয়োজন নাই। আমি আদেশ দিয়ে দিয়েছি, সেনাবাহিনী কোনো গোলাগুলি করবে না, পুলিশ কোনো গোলাগুলি করবে না। আমি আশা করছি যে আমার এই বক্তব্যের পরে পরিস্থিতি উন্নতি হবে, আমরা একটা সুন্দর পরিবেশের দিকে যাচ্ছি। तो बांग्लादेश के जो हालात हैं उस पर भारत पर क्या असर पड़ रहा है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े होंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं माँ के नाम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर, नूरपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, करनाल, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हनीपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर, नूरपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, करनाल, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हनीपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं बांग्लादेश के तख्ता पलट के आखिरकार ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए। भारत की सहयोगी शेख हसीना वाजिद की सरकार को अचानक देश छोड़ना पड़ा, शेख हसीना वाजिद को इस्तीफा देना पड़ा। इतने जो बिगड़े हालात है उससे भारत पर क्या असर पड़ रहा है, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं राघवेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के नेता वरुण त्रिवेदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मत्स्येंद्र प्रभाकर, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, आपके पास से आना चाहूंगा। जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है और
बांग्लादेश की सरकार को अचानक इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा, इस्तीफा देकर अचानक भागना पड़ा। बताया जा रहा है कि केवल 45 मिनट का समय मिला उनको देश छोड़ने के लिए। सेना ने कहा आपकी जान खतरे में है, 45 मिनट का समय है, इस्तीफा दीजिए और देश से बाहर निकल जाइए। इससे जो भारत की जो नीति है, आपको लगता है कहीं करारा झटका लगा है हमारी नीतियों पर? देखिए, आपका सवाल जो लास्ट सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से, यूं कहिए कि पिछले चुनाव के समय से जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे थे, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ है। क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ उसकी फेयरनेस पे या उसकी वैलिडिटी को लेके क्वेश्चन कर रहे थे, और जो पश्चिमी देश हैं उनकी एम्बेसडर्स ने जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू किया था कि बांग्लादेश में जो चुनाव हुए हैं वो फेयर और फ्री तरीके से नहीं है, क्योंकि जितने अपोजिशन पार्टियां थी सबने बायकॉट किया था। अब बांग्लादेश की स्थिति को हम देखें तो वहां दो शक्तियां शुरू से, जब से ईस्ट पाकिस्तान बना था तब से थी। एक इस्लाम पसंद थी, एक बंगाली तहजीब पसंद थी। उनमें टकराहट चलता रहा। तो बंगाली तहजीब पसंद थी वो 71 में बांग्लादेश बनकर सामने आ गई, और जो अवामी लीग के नेतृत्व में थी और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश बन गया। अब उसके बाद आपस में टकराहट हुई इन दोनों शक्तियों की, और इसमें के जो केंद्र बिंदु रहा है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका रहा है। और ये स्वतंत्रता से पहले से ही बांग्लादेश में एक विश्वविद्यालय दिशा देता रहा है आंदोलन को। तो अभी जो जिस तरह का मूवमेंट चला, दो फेजेज में चला। पहला फेज जिसका शुरू हुआ ढाका यूनिवर्सिटी से, जब हाई कोर्ट का जजमेंट आया और कोटा सिस्टम को रेस्टोर कर दिया, जो 56% कोटा और बाकी ओपन। लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि 93% ओपन होगा, 7% कोटा होगा, तो ऐसा हम सोच रहे थे कि कुछ शांति होगी, कोई समझौता हो जाएगा, क्योंकि आंदोलन जिस इश्यू पे था वो लगभग शांत हो रहा था। लेकिन दूसरे जो इश्यू थे आंदोलन से एमर्ज हुए थे वो ज्यादा आगे बढ़ रहे थे। जैसे जो मर गए उनको क्या किया जाए, कंपनसेट किया जाए, या जो प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ उसका क्या किया जाए, जिनको अरेस्ट कर लिया है उनका क्या किया जाए। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को तो अरेस्ट किया था, उनको तो छोड़ने को तैयार हो सकती थी, लेकिन जो विरोधी दलों के नेता इसमें इन्वॉल्व थे, वर्कर थे, उनको नहीं छोड़ना चाहती थी। इससे पहले फर्स्ट फेज में हसीना ने एक गड़बड़ी ये कर दी, जो कि उस तरीके से उन्होंने कहा कि जो आवामी लीग के साथ हैं वो तो मुक्ति योद्धा हैं, यानी स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा हैं, और जो दूसरे हों वो रजाकार हैं। रजाकार वो थे जो कि पाकिस्तान के अत्याचारों के 71 तक साथ थे और पाकिस्तान के उस समय समर्थक थे। तो आज के संदर्भ में उसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि हसीना ने ये कह दिया कि बाकी सब ट्रेचरर हैं, देशद्रोही हैं, यूं कहना चाहिए, अपनी भाषा में कहें तो देशद्रोही के रूप में कहा गया। इससे वहां के जन सामान्य और विशेष रूप से यूथ भड़क गए कि आपके जो विरोधी हैं उनको सबको आप राजाकार कह रहे हैं। सब राजाकार नहीं है, सब बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश के प्रति भक्ति है। लेकिन जो इस्लाम पसंद पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो ग्रुप थे, उन्होंने इसका जमकर शोषण किया कि देखिए रजाकार कह रहे हैं, आपको ट्रेचर कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हम सोच रहे थे कि कुछ शांति होगी, लेकिन शांति की संभावनाएं कम हो गई। और फिर मार्च ढाका पे पहुंचने का जो आह्वान किया कल, उससे हालात और बिगड़ने की स्थिति बन गई। और अभी तक, कल तक 300 लोग बहुत बड़ा नंबर होता है, लोग मर गए थे। और जितना प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ, वो जो असेस किया कल तक, वो बता रहे हैं कि $10 बिलियन का बांग्लादेश को डैमेज हो गया, जो बांग्लादेश की इकोनॉमी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अब मैं इंडिया वाले एक सवाल पे आऊं तो भारत की नीति प्रारंभ में ये रही कि किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े देश और छोटा पड़ोसी देश है, उनके रिश्ते होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं। अगर बड़ा देश रुचि लेता है, मदद भी करता है, तो वहां एक ग्रुप ऐसा हो जाता है कि बड़ा देश अपना प्रभाव जमाना चाहता है, इंटरफेरेंस करना चाहता है। अगर रुचि नहीं लेता है तो ये कहा जाता है कि देखिए
बड़ा देश है, इसकी जिम्मेदारी बनती है कमजोर की, छोटे की मदद करना। ये मदद नहीं कर रहा है, तो भारत को बहुत संतुलन बनाने की जरूरत थी। और भारत ने ये कहा कि हम इसको आंतरिक मामला मानते हैं, और इसके लिए मोहम्मद यूनुस, जिसको कि सरकार का अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने की बातें चल रही हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई भारत का ये स्टैंड है कि ये इंटरनल मामला है, मैं इससे कुछ निराश हूं, भारत को कुछ करना चाहिए, उसका उनका कहने का मतलब ये था। लेकिन भारत ने अपनी नीति पे एडिक्ट था कि ये इंटरनल मामला है। लेकिन जब हालात और बिगड़े तो मिलिट्री के जो बहुत से रिटायर्ड अफसर थे, उन्होंने कहा कि हम आंदोलनकारियों के साथ हैं। फिर जो मिलिट्री के कमांडर थे, उनको ये कहना पड़ा कि हम बांग्लादेश की जनता के साथ हैं, तो उससे लगने लग गया था कि अब सरकार को खतरा है, जब कमांडर ने ये कहा। लेकिन कमांडर ने क्यों कहा? देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान दो देश हैं जिसमें मिलिट्री पॉलिटिसाइज्ड है, क्योंकि जो पर्सन इन यूनिफॉर्म होते हैं वो उनमें प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, राजनीतिक कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, राजनीति में बोलना नहीं चाहिए, दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में मिलिट्री पॉलिटिसाइज्ड रही है, और जब पॉलिटिसाइज्ड मिलिट्री होगी तो स्वाभाविक रूप से मिलिट्री ने ये कहा होगा कि हालात बिगड़ रहे हैं, आप रिजाइन करो। हसीना से त्याग पत्र दिलाया। तो भारत के लिए अब सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई कि भारत के बांग्लादेश के साथ बहुत लंबा बॉर्डर है। भारत के कुछ स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के, वहां पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की स्थिति है। तो जब भारत ने अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया है, स्ट्रिक्ट विजिल वहां कर रहे हैं, स्कैनिंग भी करेंगे आएंगे तो, लेकिन फिर भी लार्ज स्केल पे अगर रिफ्यूजी के रूप में आएंगे, वैसे ही बांग्लादेश का इन्फिल्ट्रेशन को लेके भारत के समाज में इश्यू है, राजनीतिक इश्यू भी है। लेकिन अब जब रिफ्यूजी आएंगे, रिफ्यूजी हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, उनको कैसे एंट्री किया जाए नहीं किया जाए, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इस तरह के लोगों पे गोली नहीं चला सकते। और जब जबरदस्ती एक तरह का फ्लडिंग होगा भारत में, तो भारत के जो बांग्लादेश के साथ लगते हुए स्टेट हैं, वहां का सामाजिक ताना बाना भी डिस्टर्ब होगा। भारत क्या कर सकता है? दूसरा, वहां भारतीय नागरिक बहुत हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता भारत को है। निश्चित रूप से कूटनीतिक दृष्टि से भारत बांग्लादेश की सेना, मिलिट्री कमांडर से या जो भी जिस तरह का वहां सिस्टम एमर्ज होता है, उनके संपर्क में रह के भारत प्रयास करेगा कि भारत के नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हो। ठीक है। दूसरी तरफ वहां माइनॉरिटी है, वो मैक्सिमम हिंदू हैं, और यहाँ भारत में भी बहुमत हिंदुओं का है, मेजोरिटी हिंदू है। तो यहाँ का हिंदू समाज भी उद्वेलित होगा जब वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा या हिंदुओं के धार्मिक स्थान है उन पे तोड़फोड़ होगी। तो लेकिन इस समय बांग्लादेश की एनार्की की स्थिति हो रही है। जो बांग्लादेश सबसे अच्छा इकोनॉमिकली परफॉर्म कर रहा था, उसकी आज जिस तरह की हालात है वो बड़ी खतरनाक हालात पे जा रहा है। दूसरी तरफ विदेशी हस्तक्षेप का कहें तो हसीना कुछ हफ्ते पहले चीन गई थी, और चीन की यात्रा को बीच में छोड़ के आई कि चीन ने कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस मदद के साथ अटैच करने की कोशिश की जो हसीना को मंजूर नहीं थी, बीच में छोड़ के आ गई। दूसरी तरफ अमेरिका ने जो फर्स्ट पेज का आंदोलन था कल से पहले का, उसमें अमेरिका ने कहा कि आप हिंसा कर रहे हैं, मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। हसीना ने बहुत ही ब्लंट तरीके से अमेरिका को कहा कि आपके यहाँ तो वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट ही सेफ नहीं है, उस पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हो रहा है, और आप हमारे को पढ़ा रहे हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो अमेरिका और चीन निश्चित रूप से बांग्लादेश पे नाराज है। लेकिन भारत ने के साथ बहुत दोस्ताना संबंध है। भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सदिच्छा रखता है और सद्भावना रखता है। लेकिन अब भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब हसीना जब भारत आ गई हैं तो वो ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिटेन भी उनको लेने को इस समय तैयार नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में खुद में दंगे हो रहे हैं इमिग्रेशन को लेके, और विशेष रूप से जो मुस्लिम्स वहां हैं उसको लेके, तो ब्रिटेन भी शरण देने का इच्छुक नहीं होगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो अब फिनलैंड जाएंगी जहां उनके रिलेटिव हैं। कहीं भी जाएं हसीना, वो कोई बात नहीं है। लेकिन भारत के लिए पड़ोसी देश होने के कारण और भारत का जो सामाजिक संबंध वहां से है, केवल राजनीतिक नहीं है,
व्यापारिक संबंध भी हैं, भारतीय व्यापार करने वाले भी वहां बहुत हैं। तो भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं कि भारत किस तरह से हैंडल करे। मुझे विश्वास है कि जिस तरह की डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं भारत में और जिस तरह का भारत सद्भावना रखता है, निश्चित रूप से कोई न कोई रास्ता भारत निकाल लेगा और रिश्ते बिगड़ेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है। जिस तरह से हालात हैं, ये बराबर माना जा रहा है कि भारत ने बहुत संतुलित तरीके से कदम उठाए और दूसरे देश में दखल नहीं दिया, लेकिन लगातार हालात ऐसे बिगड़ गए कि आज भारत सबसे बड़ी मुसीबत में फंस गया है। बांग्लादेश के हालात पर अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत में कोई है तो आज भारत आ चुका है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश, बहुत सारा जो है जो इन्वेस्टमेंट था वो वहाँ फंस गया है। सुरक्षा, BSF बॉर्डर को परेशानी झेलनी पड़ेगी और जो वहाँ से जो लोग भारत में प्रवेश करेंगे वो एक बड़ी समस्या है। इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो धीरे धीरे तल्ख हो रहा है। विपक्षी दल लगातार कहीं ना कहीं संकेतों में सही ये आवाज उठा रहे हैं मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर। डॉक्टर वरुण त्रिवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने अपने हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय जो जिस तरह से नॉर्म्स हैं, कूटनीति हैं, वहां के हिसाब से सही काम किया। आप लोगों को कहां दिक्कत आ रही है इसमें? ये जो सरकार की जो सबसे बड़ा हो रहा है कि हमारा इंटेलिजेंस का फेल्योर है, सबसे बड़ा फेल्योर। दूसरा, हमारी एक पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसको सबसे बड़ा धक्का लगा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हमारे जो पूर्वी पड़ोसी देश हैं उनको हम सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं और इस घटना से, आज की घटना से एक्ट ईस्ट पॉलिसी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुई। खैर, इसके अलावा भी सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि हम त्रिपुरा को, जो भी त्रिपुरा मिजोरम को हम कुछ जो मटेरियल यहाँ से सप्लाई करते हैं भारत से, उसके लिए हमारा रूट बांग्लादेश से होकर जाता है। अभी हाल ही में शेख हसीना जब पिछली ट्रिप में आई थी 6 महीने, तो हमारा एक समझौता हुआ था मोंगला पोर्ट को लेकर। अब ये मोंगला पोर्ट, इस विवाद के बाद मोंगला पोर्ट और छत्रोग्राम जो बंदरगाह है, ये दोनों फंसेंगे। अब इससे हमारी जो सप्लाई चेन है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए जाती है, ये फंसेगी। इसके अलावा जो हमारा त्रिपुरा का जो वाटर सिस्टम है, पेयजल की जो व्यवस्था है, एक नदी बहती है बांग्लादेश में, पेनी नदी। पेनी नदी के माध्यम से हम त्रिपुरा को जल सप्लाई करते हैं। अब अगर चूंकि ये जो तख्ता पलट हुआ है, तख्ता पलट के बाद वहाँ लोकतांत्रिक सरकार की गठन की मांग कर रहे हैं, जो गठन की मांग हो रही है, अब आप सभी को पता है कि वहाँ पर जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी पार्टी में जमात इस्लाम का एक महती भूमिका है। इस पूरे आंदोलन के पीछे वैचारिक जो पूरा सपोर्ट रहा वो इसी का रहा, और ये सभी को पता है, ये जग जाहिर है कि ये पाकिस्तान के द्वारा सपोर्टेड है और पाकिस्तान का ISI और पाकिस्तान की सरकार ने किसी भी प्रकार की, जिस भी प्रकार की इसमें मदद की है। अब शेख हसीना इतना ही भारत सपोर्टिव थी, भारत के लिए जो ये हितकर था, अब ये शायद भारत के लिए उतना ही क्रिटिकल होने जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि भारत इस तरीके की मुसीबतों का सामना करेगा। हमने म्यांमार के साथ भी अपने संबंधों को बनाए रखा। म्यांमार में सत्ता पलट हुआ, फिर उसके बाद लोकतंत्र की बहाली हुई, फिर से अभी सत्ता पलट है। हमने पाकिस्तान के भी सत्ता पलट देखे हैं। इससे पहले बांग्लादेश में भी ऐसा हो चुका है कि शेख मुजीबुर रहमान के बाद सत्ता पलट हुआ था। हमने अपने संबंधों को बनाए रखा था और बखूबी हमने अपने हितों का ध्यान रखा था। इसके बाद फिर से जब 1991 में लोकतंत्र की बहाली हुई और तब से लेके अभी तक हमने विभिन्न मुद्दों को, अभी हाल ही में आपने देखा कि कुछ टेरिटरी से संबंधित इश्यूज रिजॉल्व किए गए, लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ा जो अब भय आएगा, क्योंकि भारत में जो मुस्लिम या माइनॉरिटीज को लेकर जो विवादित टिप्पणी की जा रही है और यहाँ पर जो मुस्लिम माइनॉरिटीज के खिलाफ जो हेट स्पीचेस दी जा रही हैं, उसमें जो भी इन्वॉल्व है, अब यही स्थिति अगर बांग्लादेश में बनती है तो ये भारत सरकार की एक बड़ी मुसीबत खड़ा करेगा कि आप इन मुसीबतों से कैसे लड़ें, क्योंकि वहां पर हिंदू माइनॉरिटी में। दूसरा एक मुद्दा आएगा NRC का। पहले भी ये बांग्लादेश को डर था, क्योंकि शेख हसीना भारत के फेवर की बात करती थी, तो ये मुद्दा चला हुआ था। ठीक है वरुण त्रिवेदी, आपने जो जानकारी दी है वो जो है तमाम मुद्दों पर आधारित। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि PM आवास पर बैठक चल रही है। राजनाथ सिंह, अमित शाह जी और NSA डोभाल उस बैठक में मौजूद हैं। लगातार मंत्रणा चल रही है। इससे पहले NSA डोभाल जो है शेख हसीना वाजिद से मिल के आए हैं गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर, जहां पे उनका
जो जहाज उतरा था और वहां से वो उनका क्या रुख रहेगा, उनको शरण देनी है नहीं देनी है, तमाम मुद्दों पर चर्चा चल रही होगी। इस बीच राघवेंद्र सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से 13 करीब फीसदी आबादी है बांग्लादेश की, हिंदू आबादी, उन पर बहुत एक तरह से अब वहां पर जो है दिक्कतें खड़ी हो गई हैं और ये लगातार विपक्ष दबे सर से ये कह रहा है कि मोदी सरकार ने जो नीति अपनाई, हसीना वाजेद की जो मदद, जिस तरह से कूटनीतिक मदद करनी चाहिए थी, खुल के भले न करते, वो कहीं ना कहीं एक तरह से विपक्षी जो इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसको लेकर सही साबित नहीं हुई। क्या कहिएगा आप? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये कहना है विपक्ष को इस विषय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये बहुत संवेदनशील विषय है। विदेश नीति जो है मुद्दों से नहीं चलती है, बयानबाजी से नहीं चलती है। थोड़ा सा शांति से काम लेना चाहिए। विपक्ष आज की तारीख में जो अपनी नाकाबिलियत का परिचय दे रहा है वो उचित नहीं है। निश्चित रूप से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। आज की तारीख में बांग्लादेश का जो आंतरिक स्थिति है वो हमारे पक्ष में नहीं है। वहां पर जो अराजकता चल रही है, जिस प्रकार से वहां के प्रधानमंत्री को हटा दिया गया है, जिस प्रकार से वहां पर दंगे हो रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, निश्चित रूप से भारत के हित में नहीं है। आज की तारीख में देश में जो है नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत मजबूत सरकार है। हम लोग इस विषय को लेकर लगातार नजर बनाए हुए हैं, बहुत महीन नजर बनाए हुए हैं। हम लोग आंतरिक राजनीति पर भी नजर बनाए हुए हैं, आंतरिक स्थितियों पर भी नजर बनाए हुए हैं और बांग्लादेश की स्थिति पर भी नजर बनाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। वहां कह दिया है, वहां के जो भारत के नागरिक हैं वो ये जब तक ये घटनाक्रम शांत नहीं होता है, जब तक ये अराजकता शांत नहीं होती है, घरों में रहे, घरों से बाहर न निकले। हिंदू समाज भी वहां पर हमें लग रहा है पीड़ित के रूप में है आज की तारीख में, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। जिस भी व्यक्ति को हमारी जो भारत सरकार से संपर्क करना है उससे संपर्क करें और हम लोग बेहतर तरीके से इस विषय को निपटने के लिए तैयार हैं और निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही यह समस्या का समाधान हो जाएगा और बांग्लादेश में जो है लोकतंत्र पुनः कायम होगा। हमारी जो प्राथमिकता ये है बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम हो और वहां पर किसी भी तरीके से आतंकवादियों के हाथ में सत्ता न जाए। दोनों हम लोग बराबर नजर बनाए हुए हैं इस विषय को लेकर के और निश्चित रूप से हम लोग इस विषय को लेकर के कामयाब होंगे। ठीक है, मत्स्य प्रभाकर जी, आप लगातार राजनीति पर नजर रखते हैं। जो वैश्विक हालात हैं उसके मद्देनजर पहले नेपाल, इधर पाकिस्तान पहले मुसीबत है, नेपाल में सरकार बदली है वो मुसीबत है, और अब बांग्लादेश, श्रीलंका में कुछ समय पहले ऐसे हालात हो चुके हैं जहां चीन का दखल बढ़ गया है और दबदबा बढ़ गया है। जाहिर तौर पर बांग्लादेश में भी चाइना की दबदबा बढ़ जाएगा। आपको लगता है भारत अपने पड़ोसी देशों के हिसाब से एक थोड़ा सा दिक्कत में आ गया है? नवीन पांडे जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे वार्ता में आमंत्रित करने के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप अगर गंभीरता से देखें और जहां तक मैं देख रहा हूं 53-54 सालों से जो स्थिति चली आ रही है, जब से हमारा भावनात्मक संबंध विशिष्ट तौर पर बांग्लादेश के साथ हुआ, तब से आज तक अमेरिका और चीन ये अपने लिए इस क्षेत्र में दरोगा के ठिकाने की जगह तलाश रहे हैं और वही स्थिति है जो जिसमें इनको कामयाबी मिल गई है। एक बात इसमें मैं अवश्य अनुभव करता हूं, वो ये है कि हमारे, जैसा अभी वरुण द्विवेदी ने कहा, हमारी इंटेलिजेंस का कहीं न कहीं ये फेल्योर है। हम इस मामले में सावधान होकर के पहले अगर जागरूक हुए होते और हमने कदम उठाया होता, तैयारी की होती, तो आज वो कड़ी चुनौतियां जो हमारे लिए अचानक आकर के विद्यमान हुई, हम इनसे बच सकते थे। अभी आपने करोड़ी सिंह जी को जो पहले अवसर दिया, उन्होंने सारांश में सामरिक पहलुओं को छोड़कर बाकी हर मसले पर सारभूत रूप में हर बात को कह दिया और उसके अतिरिक्त इस संबंध में कहने की कोई बात नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है, वो केवल बात का बतंगड़ बनाना है। लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहता हूं, वो ये है कि भारत के लिए आज जो चुनौती की स्थिति पैदा हुई है उससे निपटने के लिए सबसे पहले हमें तो इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारे अपने देश में अराजकता की कोई स्थिति न बने, जिसके लिए आज अनेक राजनीतिक दल, और मैं खुलेआम इस बात को कहना चाहता हूं कि विपक्ष के अनेक नेता आज इस प्रकार का स्वर करने लगे हैं
कुछ बातें सत्ता दल के नेताओं ने भी कही हैं, वो बातें हो सकती हैं, लेकिन हमें देश काल परिस्थितियों का ध्यान रख करके टीपीसी, जिसको टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसेस हम कहते हैं, उसके अनुकूल ही किसी बात को कहना चाहिए। जैसा भाजपा के पश्चिम बंगाल के नेता ने कहा, वो बात थोड़ा सा लोगों में और खास करके जो भारत की विरोधी ताकतें हैं उनके लिए जो है ज्यादा जागरूक और सख्त करने वाली है, क्योंकि भारत में जो बहुसंख्यक हैं, ये बहुसंख्यक लड़ाके नहीं है, ये सहानुभूति की, सहिष्णुता की राजनीति करते हैं। इसमें जो विरोधी हैं उनको अवसर मिल जाएगा और उसमें अवसर तलाशने लगेंगे। बात है उस चुनौती की जो कल घुसपैठियों के रूप में आ सकती है। उस घुसपैठियों में कौन वास्तव में हिंदू होंगे, कौन मुसलमान या दूसरे होंगे, कौन सीआईए के लोग होंगे, कौन आईएसआई के लोग होंगे, कौन चीन के लोग होंगे, हम उनकी पहचान कर पाने के लिए जो है कौन सा तंत्र लगाएंगे। तो इसमें उस सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम पर इतनी किसी भी स्थिति में एक भी घुसपैठिया वर्तमान दौर में इस क्षेत्र में प्रवेश न कर पाए। अगर वो आता है तो हमारे लिए खतरा होगा, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या किसी का भी समर्थक हो। बिल्कुल। प्रश्न यहाँ जाति का नहीं है, प्रश्न सीधी सी बात यह है कि किसी भी प्रकार का कोई घुसपैठिया आएगा तो हमारे अपने देश के भीतर के सामाजिक ताने बाने को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएगा और उससे बचने की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, आपने सुना होगा, पार्टी के प्रवक्ताओं की बातें भी सुनी होंगी। इसमें एक खास तौर पर जो स्वर निकल के आ रहा है, जो हम लोग सुन पा रहे हैं, वो है जो आरक्षण विरोधी आंदोलन बांग्लादेश में चला। और आरक्षण का मसला जो है हिंदुस्तान में भी इस समय बहुत गर्म है। कहीं पर आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने की बात चल रही है और कहीं पर जो है उसको बनाए रखने की बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कोशिश करता है कि आरक्षण की जो सीमा है संविधान के दायरे में रहे, और बहुत सारी पार्टियां मांग करती हैं कि जो है सर्वे कराया जाए और इसकी सीमा बढ़ाई जाए। एक तरफ बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, उसका असर कहीं ना कहीं आप उन भावनाओं का हिंदुस्तान में देखते हैं। हालांकि चूंकि आबादी का बहुत अंतर है, इसलिए जो है ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी भी होगी। और दूसरा सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश अब पाकिस्तान बनने की राह पर चला जाएगा या वो हालात वापस पटरी पर लौट आएंगे? देखिए, आपका पहला सवाल जो कोटा सिस्टम और आरक्षण का है, देखिए एक बात तो निश्चित है, जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो दूसरा पड़ोसी अपने घर को भी बचाने की कोशिश करता है, खतरा तो रहता है। लेकिन जो वहाँ का कोटा सिस्टम था और हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन का जो सिस्टम है, उन दोनों में मूलभूत भिन्नता है। वैसे तो बहुत जटिल सवाल है आपका, लेकिन मेरा आंसर बहुत सिंपल है। क्योंकि हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन है वो आर्थिक दृष्टि से नहीं, लेके एक सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं उनको सहभागी बनाना, शेयर करना, सहभागिता को लेके है। तो वो हमारे आंदोलन, हमारे जो रिजर्वेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ एक तरह का सामाजिक, मैं ये कहूंगा कि सहमति बनी हुई है। इतना विरोधाभास नहीं है जितना बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में हालात इसलिए बिगड़ा कोटा सिस्टम को कि हसीना ने जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया थी उसका सही तरीके से पालन नहीं किया, और पिछला चुनाव जिस तरीके से हुआ उससे हालात बिगड़ गए। और बांग्लादेश में जो कोटा सिस्टम था उसके विरुद्ध आंदोलन इसलिए हुआ कि भाई जो स्वतंत्रता आंदोलन वाले थे, जिसको हम कहते हैं लिबरेशन आंदोलन में थे, उनकी अब दूसरी पीढ़ी आने लग गई है, तीसरी पीढ़ी को आ जाएगी थोड़े दिनों। उसको आप कब तक रिजर्वेशन देते रहोगे? तो उसके लिए कोटा को कम करने की थी या अबोलिश करने की थी। और उसको जो अपोजिशन पार्टी थी, इस्लाम पसंद पार्टी थी, जो चुनाव में बायकॉट किया था, और जो पश्चिमी कंट्री थे उनकी एम्बेसीज ने जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू करके ये कहा कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन बांग्लादेश में नहीं रहा है। तो इस तरह का एक माहौल बना कि बांग्लादेश में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया ढंग से काम नहीं कर रही है। और जो कोटा सिस्टम था
उसको अपोजिशन पार्टी ने उस सीमा तक हवा दी कि हसीना को शासन चलाना दुष्कर कर दिया गया। और उसके साथ हसीना ने यह कहा कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे और विरोधियों को जिस तरह से जेल में डालना शुरू किया, उन पे रेड मारना शुरू किया, तो उस तरीके से जिस धारा में बह रहा था बांग्लादेश, उससे हालात और बिगड़ते गए। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह का कोटा सिस्टम था और हमारे यहाँ जिस तरह का रिजर्वेशन सिस्टम है, मुझे नहीं लगता कि उसका इन्फेक्शन कोई भारत के समाज में आएगा। भारतीय समाज में इतना रेजिलियंस है कि वो आसानी से अपनी चीजें मैनेज कर लेगा, तो उसका तो कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। आपका दूसरा सवाल क्या था? मैं कह रहा हूँ, क्या बांग्लादेश की जो मौजूदा हालात है और चीन का जो दखल वहां पर अब मजबूत होता दिखाई दे रहा है, क्या बांग्लादेश अब पाकिस्तान बनने की राह पर चला जाएगा? देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक तो समानता है कि दोनों की सेना है, वो उनका राजनीतिकरण हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते जाएगा, लेकिन इस्लाम की भूमिका बांग्लादेश में बढ़ेगी और इस्लाम की भूमिका बढ़ेगी तो बांग्लादेश में तनाव रहेगा, सामाजिक ताना बाना वहां का डिस्टर्ब होगा। लेकिन आर्थिक दृष्टि से बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से अच्छी प्रोग्रेस हो रही थी, उसको धक्का लगेगा, वो पीछे की तरफ धकेला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में इतनी ज्यादा एक दूसरे को प्रभावित करने की स्थिति, या पाकिस्तान से बांग्लादेश प्रेरणा लेगा या बांग्लादेश का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे होगा, इस तरह का मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन पाकिस्तान में भी कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं, जिस तरह का राजनीतिक अस्थायित्व का माहौल वहां बन रहा है। और इसीलिए हम दक्षिण एशिया का जब अध्ययन करते हैं प्रजातंत्र का, तो यहाँ 3 तरह के प्रजातंत्र मान के चलते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान का प्रजातंत्र है, उनको हम संक्रमणकालीन प्रजातंत्र कहते हैं। श्रीलंका और भारत का प्रजातंत्र है, वो प्रतिस्पर्धात्मक प्रजातंत्र है। और नेपाल और भूटान में है, वो प्रेरणा लेके, भारत से प्रेरणा लेके उन्होंने प्रजातांत्रिक संस्थाओं का व्यवस्था का विकास किया है। इसलिए भारत में जिस तरह का प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जिस तरह के डेमोक्रेसी के रूट्स हैं, समाज में रेजिलियंस है, और उससे बांग्लादेश के आंदोलन का यहाँ के रिजर्वेशन सिस्टम पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश में जो अराजकता की स्थिति आएगी उसका भारत पे असर पड़ेगा, भारत के समाज पे भी असर पड़ेगा। और जैसा कि चीन को लेके हमारे को पैनलिस्ट ने बताया कि वहाँ एक पोर्ट है, उसमें भारत चीन से कम्पीट कर रहा था, चीन को उसका ठेका नहीं मिला, मैनेजमेंट का भारत ने ले लिया है। इसी तरह से म्यांमार में जो सातवीं पोर्ट है, उसका भारत को ठेका मिल गया है। तो निश्चित रूप से भारत और चीन में प्रतिस्पर्धा तो है, लेकिन जितना इन्वॉल्वमेंट चीन का पाकिस्तान में है, उतना इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में अभी नहीं है। और आगे भी मुझे नहीं लगता कि चीन का इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में उतना बढ़ेगा जितना पाकिस्तान में है। तो चीन और पाकिस्तान तो भारत के विरुद्ध एक धुरी के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश ऐसा कैसी भी सरकार हो, चाहे इस्लाम पसंद सरकार हो, जमाती की सरकार हो, वो भी इस तरह का नहीं होगा कि वो पाकिस्तान और चीन की दूरी है, उसमें बांग्लादेश एक दूरी का साधन बन जाए, उसका एक अंग बन जाए। वो स्थिति वहां बांग्लादेश में नहीं आएगी। और इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश है वो पाकिस्तान के राह पे जाएगा और चीन को इतना स्पेस देगा। इवन इस्लाम पसंद सरकार बनेगी, वो भी चीन को इतना स्पेस नहीं देगी कि भारत की सुरक्षा को, भारत के सामरिक हितों को चुनौती आए। और भारत की जिस तरह से बांग्लादेश से रिश्ते रहे हैं और भारत ने अपने कूटनीतिक तरीके से मैनेज किया है, मुझे लगता है कि भारत के कूटनीतिज्ञ और राजनेता इतने मेच्योर हैं, इतने समझदार हैं कि बांग्लादेश ऐसी स्थिति में नहीं जाएगा कि चीन उसको लपक ले जिस तरह से पाकिस्तान को लपका है। तो मुझे नहीं लगता किसी भी रूप में चीन बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते जाएगा। हाँ, राजनीतिक दृष्टि से अस्थायित्व रहेगा, आर्थिक दृष्टि से अब बांग्लादेश कुछ कमजोर होगा, यह स्थिति जरूर बनेगी, लेकिन पाकिस्तान के रास्ते मुझे नहीं लग रहा बांग्लादेश जाएगा। जी ठीक है। वरुण त्रिवेदी, जिस तरह से इंदिरा गांधी जी को ये कहा जाता उपलब्धि रही है उनकी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, और शेख मुजीबुर रहमान जो वहाँ के जो है बंग बंधु जो है उनको जो है
सरकार सौंपी, और आज जब उनका पुतला तोड़ा जा रहा था, वहाँ के लोग जो है जो गुस्से में थे, अपने ही जो है राष्ट्रपिता की जो है पुतला तोड़ रहे थे। एक बेहद दर्दनाक वाकया जो टेलीविजन पे लाइव प्रसारित किया गया। क्या संकेत लगता है आपको जो है उस घटना से लेकर, जिसको लेकर इंदिरा गांधी जी के इतिहास में इतनी बड़ी भूमिका रही है? पार्टी या हमारी सरकार जब भी रही है, इंदिरा जी ने बांग्लादेश को आजाद कराया। बांग्लादेश की आजादी में उनकी महती भूमिका है, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता है। एक प्रश्न अभी आपने कहा था, पहले मैं उसका जवाब में थोड़ा सा उसमें आना चाहूंगा कि पाकिस्तान की राह पर है, जिसका अभी करोरी जी ने बड़ा बढ़िया सुंदर जवाब दिया। लेकिन मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि जब बांग्लादेश में अराजकता बढ़ेगी तो भारत में घुसपैठ भी बढ़ेगा, तस्करी भी बढ़ेगी, भारत की सुरक्षा भी प्रभावित होगी, और चीन की दखलंदाजी ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, इसमें बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि चीन की दखलंदाजी बांग्लादेश में बढ़ेगी। चीन एक स्टिंग ऑफ पल्स की एक योजना चला रहा है, जिसके तहत जो भारत के आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें चीन मेजर पोस्ट पर अपना कब्जा कर रहा है। वो उसमें बांग्लादेश भी है, म्यांमार भी है, श्रीलंका भी है और पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान का ग्वादर आप जानते हैं, जहां से पाकिस्तान पे जो है कॉरिडोर BRI का निकल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जब भारत की आप बात करेंगे तो भारत में चारों तरफ देखिए, पाकिस्तान अस्थिर राज्य है, फेल्योर स्टेट की कंडीशन में है। नेपाल में भी हम फेल हुए हैं, वहां पर माओवादी सरकार आई है, हम अपना इंटेलिजेंस फेल कर गए, हमारा प्रभाव घटा है। नेपाल के भीतर भी चीन का प्रभाव बढ़ा है। म्यांमार में जब से तख्ता पलट हुआ है, भारत का प्रभाव घटा है और चीन का प्रभाव बढ़ा है। अभी आपने बांग्लादेश से पहले जो सबसे ताजा उदाहरण देखा वो श्रीलंका का देखा। श्रीलंका में भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया, आर्थिक संकट आया और श्रीलंका में सरकार का पतन हो गया। श्रीलंका में हम्मन टोटा में चीन अभी भी पूरी तरीके से अपना वर्चस्व बनाए हुआ है। अब चीन ने हमें चारों तरफ से घेरा है। एक बांग्लादेश का एक थोड़ा सा क्या कहते सकते हैं आपकी और सॉफ्ट हार्टेड पॉइंट था जो भारत की ओर था। अब इस संकट के बाद, इस पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद, अगर जमाते इस्लाम या इनके गठबंधन की सरकार वहां, देखिए अभी सेना का सरकार रहेगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पर ये कह दिया गया कि हमें सरकार चाहिए और वहां पर सरकार गठित होगी, भले ही वो गठबंधन की सरकार है। लेकिन जमात इस्लामी एक ऐसा संगठन है, जब बांग्लादेश आजाद हो रहा था तो ये पाकिस्तान समर्थक था। जैसा कि शेख हसीना के स्टेटमेंट से जो विवाद हुआ रजादार कहने से, ये रजादार इन्हीं के लिए ये शब्द था क्योंकि ये पाकिस्तान समर्थक थे और हमेशा से रहा है। बांग्लादेश में दो गुट रहे हैं, एक बांग्लादेश के समर्थन में रहा है और दूसरा पाकिस्तान जो आज मेन पाकिस्तान है, पहले वेस्ट पाकिस्तान था, उसके समर्थन में रहा है। ये जमात इस्लामी वही है, इससे भारत को बड़ा संकट होने वाला है। इसके अलावा एक बात मैं जोड़ना और चाहूंगा कि देखिए जैसे भारत में अभी बजट आया है और लच्छेदार बातें की है सरकार के लोगों ने, मंत्रियों ने, सबने बहुत अच्छी बातें की, ये बजट वो बजट। अभी आपने 1 साल पहले का जब बजट आया, 2 साल पहले का, तो अमृतकाल की चर्चा की। अब कहीं अमृतकाल नहीं दिख रहा है। अभी आपने इससे पहले बांग्लादेश की सिचुएशन पे तो बाद में आएंगे, श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस देखा है, आपने नेपाल का इकोनॉमिक क्राइसिस देखा है, श्रीलंका का बांग्लादेश का रिसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस आप देख रहे हैं कि वहां पर जो प्रति व्यक्ति आए थी वो भारत से बहुत तेजी से आगे बढ़ी। लेकिन इन सब के बावजूद बांग्लादेश की में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। कहने का मतलब यही है कि सरकार की लच्छेदार बातों से देश की अर्थव्यवस्था या देश के लोगों का पेट नहीं भरता है। उनमें सहिष्णुता एक हद तक है, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों पर भी ध्यान देना। लेकिन वरुण त्रिवेदी, बांग्लादेश में बेरोजगारी नहीं थी, कपड़ा उद्योग बहुत मजबूत था और वहां की जो प्रति व्यक्ति आए थे वो भारत से ज्यादा हो गई थी 2020 के बाद से। आज आर्थिक आधार के लच्छेदार जो भी आप आंकड़े दिखा रहे हैं, उनसे राजनीतिक जो समीकरण है या राजनीतिक जो स्थिरता है वो देश की बनी रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं। आपको लोगों की बात सुननी होगी, सिर्फ अपनी बात नहीं सुनानी कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है। कहना चाह रहे हैं आंकड़ों में मत जाइए, जनता के जो हालात है उस पर ध्यान दीजिए। आपको छात्रों की बात सुननी चाहिए थी। छात्र आंदोलन कर रहे थे और छात्र आंदोलन की आड़ में जमात इस्लामी जैसा संगठन आ गया और भारत का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है। भारत का पर्याप्त समय था, ये वाकया जुलाई का है। जुलाई से पहले जब 7 जनवरी को वहां पर इलेक्शन हुए, यूएसए ने उस पर कमेंट किया
जब वर्ल्ड सिनेरियो बांग्लादेश के खिलाफ जा रहा था उस समय भारत क्या कर रहा था। रिसेंट में बांग्लादेश से 2 यात्राएं हुई, रिसेंट में एक शपथ ग्रहण समारोह के दिन हुई, उसके बाद अभी फिर से यात्रा हुई। इसके बाद वो चीन गई। चीन में उनको जो तीस्ता नदी जल विवाद था उसको लेकर वहां समझौता नहीं बन पाया, उन्होंने यात्रा छोड़ दी और बीच में आ गई, जो भी था। लेकिन जब ये सारा सिनेरियो चल रहा था तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या कर रही थी, ये हमारा बहुत ठीक है। और ठीक है वरुण, आपका सवाल वाजिब है, पूछ लेते हैं। भी दिखाई देगा। राघवेंद्र जी जवाब देंगे। राघवेंद्र जी देखिए, सवाल तो उठेंगे, ठीक है, मामला भले अभी बहुत ताजा है, आज की शाम का ही मामला है, बहुत सारे लोग इस पे पक्ष नहीं बनना चाहते, लेकिन कल के बाद जो रिएक्शन आने वाले हैं उसको संभालना आप लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत भरा होने वाला है। आखिरकार इतने अच्छे दोस्त की मदद हम नहीं कर पाए, ये सवाल तो बनता है। नहीं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। हम लोगों ने जितनी बेहतर तरीके से मदद कर सकते थे उतनी हम लोगों ने प्रयास किया। इंटेलिजेंस का फेल्यूर कहीं नहीं है, हमारी जो है राजनीति रही है विदेश में कि विदेश नीति में ज्यादा हम लोग दखल नहीं करते। दूसरे देश में जितनी संभावना हो सकती है उतना ही हम लोग दखल दे सकते हैं। हम लोगों की जो सीमाएं होती है देश के चारों तरफ ज्यादा होती है, विदेशों में उतनी ज्यादा होती नहीं है, यह व्यवहारिक बात होती है। हमारी सरकार बहुत मजबूत सरकार है। हम लोग जो है 2 चीजों में काम करें। मैं पहले भी कह रहा हूँ, एक तो वहां लोकतंत्र की बहाली हो, दूसरी बात वहां पर जो है आतंकवादी संगठन किसी तरीके से कब्जा न कर ले। और निश्चित रूप से देखिएगा देर सवेर जो है वहां पर जो है स्थितियां बहुत जल्दी आप कंट्रोल में आ जाएंगी और लोकतंत्र की स्थापना। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा था देश में विकास नहीं हुआ है, देश में काम नहीं हुआ है, फिर बाद आंकड़े रखे हैं। मैं बता सकता हूँ सबसे बड़ी बात तो देश 11वीं अर्थव्यवस्था जो 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है, ये क्या पूरा दर्पण दिखाने का काम नहीं कर रहा है। देखिए विदेश नीति के मामले में ये ज्यादा बातें खोली नहीं जाती हैं। ये विदेश नीति जो होती है बहुत ही किसी के कहने से नहीं काम चलता है। हमारी इंटेलिजेंस भी काम कर रही है, हमारे सरकार भी है, हम लोगों के मंत्रीगण भी पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से वहां लोकतंत्र की स्थापना भी बहुत जल्दी हो जाएगी और वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा भी होगी। भारतीय जो नागरिक वहां गए उनको भी सुरक्षित कर लिया जाएगा और हम लोगों ने गाइडलाइन जारी कर दी है। किसी प्रकार के वहां पर तो हमारे जो नागरिक है उनमें किसी प्रकार का कोई परेशानी का सबब नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी देश की सीमाएं भी चारों तरफ से सुरक्षित है। हम लोग पूरा प्रयास, वहां से जो लोग पलायन करके आएंगे उनको हम लोग प्रयास करेंगे और ईमानदारी से प्रयास है वो अंदर हमारे देश में आ नहीं पाएंगे। ठीक है मत्स्य प्रभाकर जी, सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से ये राहत दी जा रही देशवासियों को, लेकिन आपको लगता है कि चीजें इतनी आसान है जितना कह दिया जा रहा है कि जो है हालात उतने ही आसान रहेंगे? किसी भी बारे में भविष्यवाणी कर पाना अभी की स्थिति में किसी के लिए भी संभव नहीं और कभी नहीं रहा। भविष्यवाणी, कवायद और इस प्रकार की कयासबाजियां ये बिल्कुल अलग तरीके की बात है, लेकिन जो जमीनी बात है मैं उसके आधार पर बात करना चाहिए। मैं वरुण त्रिवेदी की इस बात से सहमत हूँ एक हद तक कि हाँ हमारी इंटेलिजेंसिया जो है उसकी कमजोरी निश्चित तौर पर इस मामले में उभर करके आई है। लेकिन जहाँ तक बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति का प्रश्न है, भारत की अपनी विदेश नीति है और वो बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और आज एक अच्छा संकेत बाद में क्या रूप लेती है मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि किसी का भी चरित्र इस तरीके से खास करके विपक्ष के नेताओं का नहीं रह गया है कि वो बात को उसी रूप में आगे लेकर के बढ़े। लेकिन राजीव, आपने देखा राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज जा करके और हमारे विदेश मंत्री से बातचीत की है इस मामले में, मुझे थोड़ा गंभीरता दिखाई दी है और ये होना भी चाहिए, इसलिए कि उनकी जो पीढ़ियां रही हैं या उनके संबंधियों की जो पीढ़ियां रही हैं उन पीढ़ियों का विशेष करके इंदिरा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है बांग्लादेश के उदय में, बांग्लादेश के निर्माण में, और ये बहुत लंबे समय तक हुआ। बिल्कुल मसेन जी, वाकई जो है आप जो कहना चाहते हैं वो यही है कि भले मुसीबत आ गई है लेकिन सरकार सक्षम है सारी मुसीबतों को हैंडल करने के लिए और इसको भी जो है किसी तरह हैंडल कर लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। तो राजदर में जितना ही वक्त थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।